और मिला जुला कर बजट संतुलित रहा। थोड़ा वेतनभोगी लोगों के लिए कष्टप्रद रहा कि बहुत दिनों बाद ये व्यापक ग्रामीण स्तर पर ज़्यादा धन जा रहा है, युवाओं पर ज़्यादा धन जा रहा है। जो बेरोजगारी की व्यापक समस्या इस देश में है, उस बेरोजगारी को एड्रेस करने वाला बजट है। और हम जो बजट में जो ये आपने देखा कि 3 लाख की छूट की सीमा बढ़ा करके 3 लाख की गई है, इसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाना चाहिए था। सरकार का जोर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर है, तो इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट टूरिज्म को मिलेगा। हम लोगों को पेपर्स या कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, उसका उन्होंने बढ़ा के 20 लाख रुपया किया है। साथ में सैलरी वालों का डिडक्शन 50,000 से बढ़ा के 75,000 किया है। 10 से 12.5% कर दिया है। ये थोड़ा सा निराशाजनक है, क्योंकि सरकार की ओर से आज मंगलवार को बजट 2024-25 पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार तीसरी बार संसद में बजट सभी के समक्ष पेश किया। इस बार के बजट में सरकार ने मुख्य रूप से मध्यम वर्गीय, युवाओं और कृषि पर फोकस किया है। बता दें कि यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। इस बजट को लेकर वाराणसी के सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के हॉल में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी के तमाम व्यापारियों व उद्यमियों ने एकत्रित होकर बजट 2024-25 की समीक्षा करते हुए उस पर चर्चा परिचर्चा की। आइए जानते हैं कि वाराणसी के व्यापारियों व उद्यमियों का क्या रहा विचार बजट 2024-25 को लेकर। ये बजट बहुत संतुलित और विकासोन्मुख बजट रहा है। आज का सारे सेक्टर का माननीय वित्त मंत्री ने ध्यान रखा है। विशेष रूप से एमएसएमई में, आज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए भी उन्होंने पूरी व्यवस्था की है। साथ में एग्रीकल्चर के लिए भी, चूँकि आज एग्रीकल्चर के बाद में अगर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है तो वो एमएसएमई सेक्टर में है, जो देश की जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूट करता है। साथ में 45% से अधिक रोज़गार इसी क्षेत्र में है। तो इसके लिए इन्होंने कई स्कीम चलाई है और मिला जुला कर बजट संतुलित रहा। थोड़ा वेतनभोगी लोगों के लिए कष्टप्रद रहा। उन्होंने कैपिटल गेन में और में 10% से 12.5 कर दिया, तो थोड़ा उनको कष्ट ज़रूर रहा। बाकी इनकम टैक्स में भी कोई बहुत राहत की बात नहीं है, क्योंकि तो 15 लाख के ऊपर की जो इनकम है उसको उठा के एक साथ ही 30% स्लैब में ला दिया। तो मिला जुला कर आप ये कह सकते हैं कि बजट सो रहा। ये 2024 मोदी सरकार के इलेक्शन के बाद का पहला बजट है। इसमें मोदी सरकार ने काफ़ी कुछ वो कवर करने का प्रयास किया है, जिसके कारण उनको कुछ नुकसान हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ एमएसएमई पे ज़्यादा फोकस किया गया है। जो 10 लाख की सीमा थी उसको बढ़ा के 20 लाख किया गया मुद्रा लोन में, जो एक बहुत बढ़िया स्टेप है। साथ ही उन्होंने नए स्कीम में स्लैब को काफ़ी कम कर बहुत बढ़िया तरीके से निकाला है। डिडक्शन को भी कैपिटल गेन में लाख रुपए से बढ़ा के 1.25 लाख किया है। रेट जरूर बढ़ाया है, मगर ये एक अच्छा बजट है जो आगे विकसित भारत में मददगार होगा। ये बजट जो हम लोग महसूस कर रहे थे, मोदी 3.0 का बजट, ये भारत के पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए बहुत ही कॉशियस बजट है। कॉशियस इसलिए है कि सरकार ने अति उत्साही निर्णय नहीं लिया है जो देश की आम जनता के हितकारी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए बजट का साइज़ अभी भी 48.2 लाख करोड़ है। हम लोग ये मान रहे थे कि खर्च 50 लाख करोड़ पार कर जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी जी खर्च की सीमा को थोड़ा संतुलित रखे हैं, क्योंकि रेवेन्यू का जो स्रोत है, जो आय का स्रोत है, अभी भी इस देश में सीमित है। इस बजट में भी आप देख रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड डिलीवरी दिया जा रहा है। मध्यम वर्ग के हाथ में बचत कैसे अधिक आए, इसके लिए उनके टैक्स में थोड़ा छूट दिया जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया जा रहा है। तो बजट का मतलब होता है, जब तक सरकार के पास आय का स्रोत नहीं होगा तब तक वो उत्साहपूर्वक खर्च नहीं कर सकती है। इसलिए हमको लगता है कि बहुत दिनों बाद ये व्यापक ग्रामीण स्तर पर ज़्यादा धन जा रहा है, युवाओं पर ज़्यादा धन जा रहा है। जो बेरोजगारी की व्यापक समस्या इस देश में है, उस बेरोजगारी को एड्रेस करने वाला बजट है। और हमको लगता है कि प्रमोशन ट्रेड का होगा, इन्वेस्टमेंट का प्रमोशन होगा, और इस देश का जो धन है वो प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि 11.1 लाख जो कैपेक्स पर खर्च हो रहा है, ये स्वागत योग्य है। हमें लगता है कि काफ़ी संतुलित, दूरदर्शी और कॉशियस बजट है, जिसका स्वागत करना चाहिए। बजट से हम लोग एक्सपेक्टेशन था कि एमएसएमई के लिए कुछ जो है चीज़ों को रिजर्व करेंगे, ताकि हम लोग बड़ी कंपनियों से मुकाबला कर पाएँ, जो 2019 में बाहर कर दी गई थी, लेकिन वो फिर से रिवाइव नहीं हुई। लेकिन एक अच्छा इन्होंने ये किया है कि 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र को ये काफ़ी
एलोकेट करेंगे पैसा, तो जिससे हमको स्किल्ड लेबर मिलेंगे, तो स्किल्ड लेबर मिलने से हमारे जो प्रोडक्टिविटी जो जरूर बढ़ जाएगी। ये एक इन्होंने अच्छा कदम इसमें उठाया है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे इन्होंने 10 से 12% कर दिया है, ये थोड़ा सा निराशाजनक है, क्योंकि इस समय इंडियन इकोनॉमी का 20% जो घरेलू बचत है वो लोग लगा रहे हैं मार्केट में। तो ऐसा करने से थोड़ा सा निवेश के प्रति या उसके ये डबल टैक्सेशन हो जाएगा। ये मेरा मानना है कि इसको ऐसा नहीं करना। क्योंकि बजट से हम पर्यटन उद्योग से हैं, तो पर्यटन उद्योग को काफ़ी उम्मीदें थी कि और भी अनाउंसमेंट सरकार करेगी। खासकर इको टूरिज़्म पे हम लोग का खास ध्यान था कि इको टूरिज़्म को देश में बढ़ाना चाहिए। उस पर कोई विशेष अनाउंसमेंट नहीं हुआ। हाँ, धार्मिक पर्यटन को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री जी ने अनाउंसमेंट जरूर किया है कि बिहार और उड़ीसा में जिस तरह काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बना है, उसी तर्ज पे दोनों राज्यों में महाबोधि टेम्पल, जैन टेम्पल का जीर्णोद्धार होगा और वहाँ पे कॉरिडोर बनेगा। तो उस स्टेट को पर्यटन से काफ़ी फ़ायदा होगा उस कॉरिडोर से। और कनेक्टिविटी को बढ़ाने की सरकार का जोर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर है, तो इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट टूरिज़्म को मिलेगा। वंदे भारत कोचेज़ को बढ़ाने की बात की गई है, उसका भी बेनिफिट, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो पर्यटन को फ़ायदा होगा। कुछ एयरपोर्ट्स बढ़ाने की भी बात आई है, स्पेशली 2 टायर और 3 टायर सिटीज़ में, तो उसका भी फ़ायदा पर्यटन। निश्चित ही देखिए, भारतवर्ष में असंगठित क्षेत्र का जो खुदरा व्यापार है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी आबादी है। और हम असंगठित क्षेत्र के जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, जो खुदरा व्यापार करते हैं, जिनको ट्रेडर कहा जाता है, ऐसे लोगों को इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री से काफ़ी उम्मीदें थीं। तो कहीं ना कहीं जो बजट है वो कॉर्पोरेट को लेकर के और बड़े व्यापारियों के लिए तो ठीक है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है, जो ऑनलाइन जैसी भ्रामक इस समय जो स्थिति है उसको भी झेल रहा है, और बाज़ार की जो मद्दी है उसको भी झेल रहा है, तो उनको काफ़ी उम्मीदें थी। और निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने एक दूरगामी परिणाम के साथ ये सोच रही हुई कि माननीय प्रधानमंत्री जी के 2047 की जो परिकल्पना है, उसके आधार पर ये दूरगामी बजट है। बजट बहुत ही समायोजित है। और हम जो बजट में जो ये आपने देखा कि 3 लाख की छूट की सीमा बढ़ा करके 3 लाख की गई है, इसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाना चाहिए था, क्योंकि आज की महंगाई के ज़माने में 3 लाख का एक लाइन लेवल है, थोड़ा सा इसको 4 से 5 लाख तक ऊपर जाना चाहिए। बजट बेसिकली 2 पार्ट में है। पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। पार्ट ए इंडस्ट्रीज़ या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, और वो बहुत ही डिटेल डॉक्यूमेंट होता है। उसके बारे में तुरंत का तुरंत कुछ भी बताना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ तक पार्ट बी की बात है, जो कि हर एक कॉमन आदमी या हमसे और आप सबसे जुड़ा होता है, टैक्सेशन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, उसमें मतलब थोड़ा सा दिया है और कुछ ज़्यादा ही लिया है। संतुष्ट वाली बात नहीं है। चीज़ ये है कि जैसे उन्होंने कहा है कि सैलरीड पर्सन को स्टैंडर्ड डिडक्शन 25,000 रुपये बढ़ा दिया है, या फिर जो स्लैब में चेंज किया है कि 6 से 7 लाख का जो स्लैब रेट था, जो कि पहले 5% 10% में था, उसको उन्होंने 15% में था, उसको उन्होंने 10% में जो किया है, तो उससे 5% का फ़र्क पड़ा है, जो कि 2,500 रुपये मात्र होता है। तो टोटल मिला करके बहुत ही थोड़ा सा बेनिफिट पास ऑन किया है। लेकिन एसटीटी के रूप में जो ये 0.001 से 0.002 किया है, ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है, और शायद शेयर मार्केट ने तुरंत रिएक्ट भी किया है उसी की वजह से, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। एसटीटी जो है, ये टोटल ट्रांजैक्शन जो होता है उसके ऊपर लगता है। तो आप सोच लीजिए कि हर रोज़ 2 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है शेयर मार्केट में, ठीक है। उसमें उन्होंने मतलब उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में किया है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी ट्रांजैक्शन कोई कम नहीं है। तो अभी बहुत देखने की ज़रूरत है। ओवरऑल ठीक मतलब बहुत पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव वाली जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैं अगर चिकित्सक के दृष्टिकोण से बात करती हूँ तो वो पूरी हुई, क्योंकि हमें ये लगता है कि चिकित्सा सेवाएं गांव में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए जो हमारे नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट वगैरह की जो कमी थी, क्योंकि बहुत बार ये बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ने के लिए नहीं जा पाते थे, तो वो कमी एक लैक्यूना था, जो कि इस बजट के माध्यम से, चूँकि मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस पे उन्होंने सरकारी कॉलेजेस पे अच्छा बजट अलॉट किया है, तो वो बच्चे जो शिक्षा नहीं ले पा रहे थे, वो बच्चे अब नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेजेस में बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही जेन्युइन पैसे में शिक्षा ले पाएंगे, और एक अच्छा हमारे पास लॉट तैयार होगा, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे संविदा पर चाहे परमानेंट पे अपनी नौकरी करेगा, और वहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था को रीढ़ की हड्डी की तरह मजबूत करने का एक बहुत ही बड़ा
कार्य इस बजट से होगा, जो एक इनडायरेक्ट लंबा फ़ायदा है, लॉन्ग गेन जिसको हम कहें वो फ़ायदा है। और जहाँ तक मेडिकल स्टूडेंट्स की बात भी करते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा है क्योंकि बहुत सारे नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हों। तो मेडिकल स्टूडेंट्स का भी जो गांव में प्रॉब्लम आती थी वो भी काफ़ी हद तक इससे दूर होगा। भले इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो 3 से 4 साल बाद आएगा, बट ये एक चिकित्सा व्यवस्था के लिए एक अच्छा स्टैंडर्ड साबित होगा। तो एक डॉक्टर का ओपिनियन है जी, एक महिला, एक गृहिणी। देखिए, महिलाओं के लिए हो सकता है कि वो बहुत खुश ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ले पाएंगे, उनके घर वाले अच्छा स्वास्थ्य ले पाएंगे, तो उनको थोड़ी सी एक खुशी इसमें ज़रूर मिलेगी। और मुझे लगता है कि उस ढंग से अगर हम सोचें इसको, हाँ, महिलाओं के लिए हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें इससे ना हुई हों, लेकिन हमारी किचन में भी कुछ हद तक इससे फ़ायदा हो सकता है। एक तो बड़ा फ़ायदा दिख रहा है गोल्ड का। हाँ, गोल्ड का, जैसे जो महिलाएं इसमें इंटरेस्टेड हैं और उनके लिए बड़ा ज़रूर एक अच्छा फ़ायदा होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इसके जो दूरगामी परिणाम होंगे, शायद वो सीएस वगैरह अच्छे से समझ सकें, बट महिलाओं के लिए भी ये बजट ठीक है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा देते हैं, वो अलग की बात है, पर शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों क्षेत्र जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, उन दोनों क्षेत्रों के लिए ये बजट बहुत अच्छा साबित होगा।